हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेयर एंड एजुसेयर। ब्लड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। आज सेकंड पार्ट इसका है और सेकंड पार्ट में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी। ब्लड से रिलेटेड जो ब्लड ग्रुप होता है, जो टेस्ट कराते हैं हम ब्लड की, उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा जो पहले पढ़ा हुआ था उसका रिविज़न कर लें। मैंने आपको बताया था कि ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा इसका पीएच बताया था 7.3 to 7.4 एंड इसकी सैलिनिटी 0.98% सैलिनिटी होती है, 0.98। एंड इसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन यानी क्षारीय नेचर होता है। जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी के वेट का 7.8% होता है। बॉडी का जो वेट है उसका पूरा 7.8% ब्लड है हमारी बॉडी में। एंड कलर इज़ ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। रेड ब्राइट रेड होता है। किस कारण से होता है वो? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। जो हीमोग्लोबिन है, जिसको कि हम HB के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, ये हीमोग्लोबिन की एक 4 पायरल रिंग हमारे ब्लड में पाई जाती है, जो कि इस टाइप से 4 पायरल रिंग बनी होती हैं। ये 4 पायरल रिंग ऐसी पाई जाती है जिसके कारण कि ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। एंड यदि हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स यानी जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनमें जो ब्लड होता है उनका ब्लड वाइट होता है। लेकिन मच्छर भी, मॉस्किटो भी इंसेक्ट है एंड आर्थ्रोपोड है, तो फिर इसका जो ब्लड है वो कैसा होगा? इसका भी ब्लड वाइट होता है। लेकिन हम जब इसको मारते हैं तो वो ब्लड उसका स्वयं का नहीं होता। जो हम लोगों का ब्लड वो चूसता रहता है, वही ब्लड होता है, ठीक है। उसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, यानी इंसेक्ट्स में हीमोलिम्फ पाया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। सैलिनिटी के बारे में मैंने आपको भी बताया कि इसकी जो सैलिनिटी होती है 0.98% होती है। तो 0.98 के लिए हम एक प्रैक्टिकल करके छोटा सा देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये RBC की सेल है अंदर। ये जो अंदर है ये RBC की सेल है। ये सभी में अंदर वाली RBC की सेल है। एंड बाहर जो इसके है, ये जो बाहर वाला जो एरिया है, ये वाला, ये क्या है? ये सेलाइन वाटर है, जिसमें सैलिनिटी का परसेंटेज मैंने अलग अलग रखा हुआ है। पहले वाले में 0.5% सैलिनिटी है, सेकंड में 0.98 है और थर्ड में 1% सैलिनिटी है। जो पहली सेल है, जो RBC की फर्स्ट सेल है, 0.9% सैलिनिटी वाटर की है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? हाई टू लो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चलेगी, एंडोस्मोसिस रिएक्शन चलेगी, हाई टू लो। यानी कि RBC की जो सैलिनिटी मैंने बताई थी वो बताई 0.98% एंड इसकी 0.5 है। तो क्या होगा? अंदर हाई है कंसंट्रेशन एंड बाहर लो है, तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। अंदर वाला जो है ज़्यादा है और बाहर की कम है, तो प्रोसेस ऐसे चलेगी और क्या होगा? RBC क्या हो जाएंगी? RBC फूल कर बस्ट हो सकती हैं। एंड 0.98% में, ये 0.98% यदि अंदर और बाहर दोनों का कंसंट्रेशन लेवल बराबर है तो RBC पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेल के शेप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पे सैलिनिटी 1% है, 1% है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस चलेगी, यानी कि बाहर हाई से लो कंसंट्रेशन में बाहर लिक्विड आएगा और सेल जो है सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। बिल्कुल आप क्या कहते हैं, मुनक्का या वो होती है अंगूर या किशमिश, उसका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी हीमोपोइसिस की। हीमोपोइसिस क्या होता है? हीमोपोइसिस में 3 प्रकार की प्रोसेस थी, यानी 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, जिनको इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। जो इरिथ्रोपोइसिस है, ये यहाँ पे RBC कहाँ बनती हैं? इरिथ्रोपोइसिस यानी RBC कहाँ बनती हैं? मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग बोन्स में, जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियाँ होती हैं, उनमें ये बनती है। फॉर्मेशन RBC का लॉन्ग बोन्स में होता है। और जहाँ ये फॉर्मेशन होता है, देखिए अपर पार्ट में फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ का जो बोन मैरो है, बोन मैरो में बनती हैं। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बोन मैरो में बनती हैं। और ऊपर जो यहाँ बनती हैं RBC, तो इसको कहते हैं रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो। और जहाँ पे यहाँ येलो बोन मैरो होता है बीच में,
तो यहाँ पे WBC एंड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। WBC क्या करती हैं? WBC एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। यहाँ पे अब अभी आगे बताती हूँ मैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन देखें। कल देखा था हमने कि ब्लड में 2 प्रकार का कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा पाया जाता है एंड सेल पाई जाती है। प्लाज्मा में कई प्रकार की आपकी गैसेज, अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। प्रोटीन्स, विटामिन, सब कुछ प्लाज्मा में होता है। एंड सेल 3 प्रकार की, जो WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको बताई। WBC का जो जीवन काल है वो 4 to 5 डेज़ होता है। RBC का जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन 120 to 127 होता है। एंड प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 डेज़ होता है। जो WBCs होती हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। RBCs में गैस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता रहता है, जो हमारी रिस्पायरेशन की प्रोसेस चलती है, CO2 और O2 का चेंजमेंट होता रहता है, वो सारी प्रोसेस RBC में चलती रहती हैं। एंड जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग जमाना, ब्लड का थक्का जमाना। ब्लड के क्लॉटिंग में और भी चीज़ें काम करती हैं। कौन कौन सी? एक विटामिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विटामिन K, जो कि ब्लड का थक्का जमाता है। इसको हमने विटामिन वाले पार्ट में कवर किया हुआ है, आप वहाँ जा करके वीडियो को देख सकते हैं। एंड एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो है कैल्शियम। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्लेटलेट्स का जो मेन रोल है वो है रक्त का थक्का जमाना। जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करती हैं ये प्लेटलेट्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो है ब्लड ग्रुप। हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवर्ड किया गया था वो किसने किया था? लैंड स्कीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम है, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था और सबसे पहले इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप बताए थे, A, B एंड O। ये आपको मेंशन मैंने यहाँ किया है कि A, B, O के बारे में सबसे पहले लैंड स्टीनर ने बताया था। क्या बताया था? इससे संबंधित एक मैंने ये तालिका बनाई हुई है, एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में हम समझेंगे, इन्होंने इस टेबल में, ये टेबल इन्होंने ही दी थी लैंड स्टीनर ने। इन्होंने एक साइड में सारे ग्रुप बताए हैं, A, B और O। नेक्स्ट उसके बाद इधर इन्होंने ये एंटीजन बताए हैं, A, B, O के साथ कोई एंटीजन नहीं होता, और एंटीबॉडीज़ B, A एंड AB, और इसके साथ कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। ये 3 ब्लड ग्रुप बताए थे इन्होंने। अब कैसे बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली लैंड स्टीनर ने क्या देखा? एक सेल देखी। लैंड स्टीनर ने RBC की एक सेल देखी। ये RBC की सेल है। उस सेल पे इन्होंने ये इस टाइप की चैन देखी कि ये चैन है। ये चैन काहे की थी? कार्बोहाइड्रेट की। RBC पर कार्बोहाइड्रेट की चैन देखी। उन्होंने इसको A नाम दे दिया कि भाई चलो ठीक है, ये हमको चैन दिख रही है, इसको हम A नाम दे देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की चैन। फिर उन्होंने दूसरी RBC की सेल देखी। जो दूसरी RBC की सेल थी उस पर भी एक चैन देखी, लेकिन वो चैन थोड़ी सी अलग थी, उसको उन्होंने B नाम दे दिया। ये चैन देखिए डिफरेंट, मैंने इसीलिए कलर से अलग अलग बनाया है ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें, पहचान सकें। फिर उन्होंने एक और देखी सेल। उस सेल में उन्होंने देखा कि जो दोनों चैन उन्होंने A और B देखी थी वो इसी एक ही सेल में प्रेजेंट है। A एंड B दोनों कार्बोहाइड्रेट की चैन एक ही सेल में प्रेजेंट है। इस तरीके से उन्होंने ये RBC की सेल्स का स्टडी किया। और उसके बाद एक और चैन मिली थी, तो उस पर एक और जो सेल मिली थी, उस सेल में कोई भी कार्बोहाइड्रेट की चैन नहीं दिखाई दी। इस तरीके से इन्होंने RBC की सेल का पहले स्टडी किया। अब इस स्टडी के बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और आया था ग्रुप, वो ग्रुप था डी ग्रुप, जिसको कि विनर ने डिस्कवर किया था। या मैंने लिखा है विनर ने ग्रुप डी का डिस्कवरी की थी, और ग्रुप डी को ही बाद में RH फैक्टर नाम दिया गया था। RH पॉजिटिव जिसमें होता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, RH एब्सेंट होता है तो नेगेटिव कहलाता है। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको पहले समझें कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए टेबल है आपके सामने। यहाँ ऊपर मैंने लिखा है डोनर, इधर लिखा है एंटीजन, और ये नीचे है एंटीबॉडीज़। जब ये A है, ये क्या है? एंटीजन, और ये क्या है? डोनर। ये डोनर है यानी देने वाला है, ये इसको दे रहा है। यदि ये इसको देता है तो देखिए यहाँ पे क्लम्पिंग होती है या नहीं होती है? यहाँ पे क्लम्पिंग
नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि ए दे सकता है किसको, ए को दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये ए का जो ब्लड ग्रुप है ये बी है और ये ए। यदि ये बी इस ए को देने का प्रयास करता है तो क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती, यानी हमको थक के दिखाई दे रहा है, यानी मैच नहीं कर रहा है। इसी तरीके से यदि ए बी ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, ये ए बी ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, इस ए को देने को ब्लड देने को रेडी होता है, तो देखिए यहाँ पे भी क्लॉटिंग हो जाती है और रक्त का थक्का जम जाता है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। जो ओ ग्रुप है वो ओ ग्रुप यदि ए को देने का प्रयास करता है तो यहाँ पर क्लम्पिंग हो जाती, यानी ओ ग्रुप ए को दे सकता है। तो ओ ग्रुप क्या है, डोनर हो गया, ओ ग्रुप दे सकता है। यानी ए को कौन कौन ने ब्लड दिया, ए को ए ने दिया और ओ ने दिया, दो लोगों ने ब्लड दे दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से देखेंगे बी का, ऊपर ये ऊपर वाला डोनर है, ए वाला बी को देने की कोशिश करेगा, नहीं दे पाएगा। ऊपर देखिए ये बी इसको देने की कोशिश करेगा, बी को दे देगा। उसके बाद ए बी, ये ए बी को देने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा मैचिंग, यानी ए बी को नहीं दे रहा है, यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है। उसी तरीके से जब ओ देने की कोशिश करता है तो ओ का मैच हो जाता है। दैट मीन्स कि ये ब्लड दे सकता है। इसी तरीके से आगे देखिए, ये टेबल है, ए वाला इसको देने का प्रयास करता है, ए बी को हो जाता है। बी वाला ए बी को देने का प्रयास करता है, दे सकता है। ए बी वाला ए बी को देने का प्रयास करता है, दे सकता है। और ओ वाला दे सकता है, यानी ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ओ ग्रुप, ए यदि ओ को देने को प्रयास करता है, नहीं दे सकता। बी देने को प्रयास करता है, नहीं दे सकता। ए बी देने को प्रयास करता है, नहीं दे सकता। ओ देने को प्रयास करता है, हो जाता है। ये तो सिंपल प्रोसेस हो गई। अब हम आते हैं यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया था। यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये ए सेल है, ये सेल ए है, इस पे एक चेन है। अब ये जो टेबल है ना ऊपर आप जो देख रहे हैं, इसका मतलब समझने का प्रयास करना। ए एंटीजन, एंटीजन को हम मानते हैं कि फॉरेन पार्टिकल है, तो फिर यहाँ ए के लिए ए कैसे फॉरेन पार्टिकल है, एंटी बी यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ को हमको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ए सेल है, ए सेल पर कार्बोहाइड्रेट की ये ए चेन है, ठीक है। अब ये ए इसको ब्लड देना चाहता है बी को, तो मैचिंग होनी चाहिए। यदि ऐसी चेन बी के पास होगी तब तो ब्लड दे देगा। तो यहाँ चेक करिए, क्या यहाँ पे ऐसी चेन है, नहीं है। तो क्या ये इसको ब्लड दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। चेन सेम नहीं हो रही है, ब्लड नहीं दे पाएगा। यदि देगा तो क्या होगा, ब्लड जम जाएगा और डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब ये ए ने बी को देने की कोशिश की, अब ए क्या करेगा, इसको देने का प्रयास करता है। देखिए ए के पास जो चेन है, क्या ए बी के पास है, हाँ है। और बी के पास ये जो चेन है, क्या ए के पास है, नहीं है। तो ये फॉरेन पार्टिकल है, ये इसके पास जा रहा है, तो इसके पास जो इसके पास है वो इसके पास है, इसके पास एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। फॉरेन अपना अलग से कुछ नहीं लेके जा रहा है, इसलिए इसका ब्लड मैच कर जाएगा और ब्लड नहीं जमेगा। होता क्या है, जब कोई ब्लड देता है, मान लीजिए ये ए बी को जब ब्लड दे रहा था, तो ये ए और ये बी जैसे ही ब्लड दिया, इसने क्या किया, इसने इसके लिए एंटीबॉडी बना दी हटाने के लिए कि भाई आप फॉरेन पार्टिकल हैं हमारे लिए, इसलिए हम एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। और ये बी अपने ही तरीके एंटीबॉडी बना, इसको एंटीबॉडी ए बनानी है, तो ये ए एंटीबॉडी बनाएगी, क्योंकि ये एंटीजन कौन है, ए है, तो इसी के विरोध में बनाना है, तो ए एंटीजन बना देती है बी सेल, ए एंटीजन बना देती है। तो फिर क्या होता है, ब्लड नहीं काम करता है, ब्लड मैच नहीं करता है। इसी प्रकार से यदि ये ओ सेल वाला है, ये ओ सेल वाले के पास देखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट की चेन नहीं है, ये इसको देने का प्रयास करता है, तो क्या कुछ अलग लेकर के जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है। वो तो इसकी अपनी चेन है, ये इसकी अपनी चेन है, इसके पास कोई चेन नहीं है, तो ये इसको आराम से ब्लड दे देगा। इसी प्रकार से ओ इसको देने जाएगा, तो इसके पास अपनी चेन है लेकिन इसके पास कोई चेन नहीं है, तो आराम से दे देगा ब्लड। इसी प्रकार से जब ये इसको देने जाएगा तो इसके पास चेन अपनी खुद की है, बाहर की कोई चेन इसके पास नहीं आ रही है, तो आराम से ब्लड
दे देगा। इसी कारण से यूनिवर्सल डोनर हम किसको कहते हैं, ओ ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं, ए बी ग्रुप को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ए बी ग्रुप जो है ये देखिए ए से भी ले सकता है क्योंकि इसकी चैन मैच कर रही है, ये बी से भी लेता है क्योंकि एक चैन इसकी मैच कर रही है, तो ये दोनों से ले सकता है, इसलिए ये ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। अब बात करते हैं डी ग्रुप की। डी ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, अभी बताया मैंने, विनर के द्वारा। और इस डी ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। ये RH फैक्टर जिस किसी में होता है, प्रेजेंट होता है, वो पॉजिटिव, और ये RH फैक्टर जिस किसी में नहीं प्रेजेंट होता वो नेगेटिव। दैट मीन्स कि हमें टेबल से समझेंगे कि RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव की वजह से ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये देखिए पूरी मैंने टेबल बनाई हुई है। अब यहाँ पे देखिए जो भी चैन के बारे में मैंने आपको बताया था वो सारी पॉजिटिव वाली चैन मैंने एक लाइन में रख ली। ये देखिए प्लस, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, और ये ओ पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव वाली हो गई जिनके पास अपनी अपनी चैन है। और इधर ये सारी नेगेटिव सेल हो गई, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। अब आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ भी वही मैंने लिखा हुआ है और ये पूरी टेबल में भी यहाँ पे वही लिखा हुआ। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए अब ये ए पॉजिटिव सेल, ये ए पॉजिटिव सेल किसको देगी, ए नेगेटिव को देगी। तो आप मैच करिए, ए पॉजिटिव के पास क्या है, ये चैन है, ए नेगेटिव के पास भी क्या है, ये चैन है, दोनों के पास सेम चैन है तो मैचिंग हो जाएगा और ब्लड दे दिया जाएगा। ये तो इनकी बात हो गई। अब मान लीजिए ए पॉजिटिव को दे दिया और ए नेगेटिव को दे दिया। पॉजिटिव को तो देगा ही देगा, ए पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, लेकिन यहाँ मैंने बताया कि ए नेगेटिव को भी दे सकता है, दे सकता है क्या, नहीं दे सकता क्योंकि RH फैक्टर माइनस होगा। उसके बाद इसी तरीके से हम आगे देखेंगे ये बी वाला। इस टेबल में देखिए ये बी पॉजिटिव ए को तो देगा ही नहीं, इधर ए नेगेटिव को भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, तो किसको देगा, ये बी पॉजिटिव को देगा, लेकिन बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। और ए बी पॉजिटिव में दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि बी से बी की चैन मैच कर जाएगी। और एक बी नेगेटिव में नहीं देगा क्योंकि नेगेटिव के पास RH माइनस फैक्टर होता है और ओ को तो देंगे ही नहीं। नेक्स्ट बी माइनस यानी बी नेगेटिव ए को नहीं देगा, ये ए है, ए को नहीं देगा, ए नेगेटिव को नहीं देगा, बी पॉजिटिव को ये दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई फैक्टर नहीं है, RH नेगेटिव है, कोई फैक्टर नहीं है, तो कोई एंटीजन बाहर से नहीं जा रहा, इसलिए ये पॉजिटिव को दे सकता है और ये नेगेटिव को भी दे सकता है। ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन किसको नहीं देगा, ये ओ को नहीं देगा। इसी तरीके से आगे ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस ए प्लस को दे सकता है, लेकिन ए माइनस को नहीं दे सकता। बी प्लस को दे सकता है, बी माइनस को नहीं दे सकता। ए बी पॉजिटिव को देगा, लेकिन ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, और ओ को तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ए बी नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है, और उसके बाद में बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को दे सकता है, और ओ को नहीं दे सकता। जो ओ पॉजिटिव है वो सभी को दे सकता है और जो ओ नेगेटिव है वो नहीं दे सकता। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली है, एक चीज़ ये समझने वाली है कि RH फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है, ये जैसे O पॉजिटिव है तो इसके पास RH पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि जिसके पास पॉजिटिव होगा उसी को O पॉजिटिव दे सकता है। अब देखिए पॉजिटिव किसके पास है, तो O पॉजिटिव किसको दे सकता है, A पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। एंड आगे बढ़ते हैं तो ये O पॉजिटिव को भी दे सकता है, यानी O पॉजिटिव सारे पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन जो O नेगेटिव दैट मीन्स कि इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा RH माइनस फैक्टर।
RH माइनस फैक्टर है, इसका मतलब कि प्लस वाले को दे देगा, माइनस वाले को भी दे देगा, प्लस को माइनस को, प्लस को माइनस को, एंड आगे भी प्लस माइनस को, यानी सभी को दे सकता है। जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को देंगे। यही बात यहाँ याद रखने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि ओ नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर। यानी क्वेश्चन आपके यदि कभी एग्ज़ाम में आता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, और वहाँ पे ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ओ नेगेटिव मार्क करना है कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी ये सभी से ब्लड ले सकता है। आगे देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप की वंशागति। ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है, एक साइंटिस्ट थे बर्नस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि ABO क्या है, एक जेनेटिक कैरेक्टर है। ABO ब्लड ग्रुप जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर है, यानी जीन्स के अकॉर्डिंग बच्चों में आते हैं। उनके माता पिता के जीन्स, यानी उनके माता पिता में जो ब्लड होता है, उस जो ग्रुप होता है ब्लड का, उसके अकॉर्डिंग, उस वंशागति के अकॉर्डिंग उनकी संतानों में भी आते हैं। और ये मेंडल के नियम के अनुसार जीन्स के आधार पर विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, यानी यहाँ पे मेंडल का नियम भी काम करता है। उन्होंने बताया कि जो डॉटर होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, बच्चों की RBC में जो एंटीजन बनेगा या नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, ये सारा जो डिटर्मिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जीन्स के द्वारा होता है। ये किसने बताया, ये इन्होंने बताया आपके बर्नस्टीन ने, कि जो भी जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स से जो भी बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों में RBC में एंटीजन बनेगा या नहीं बनेगा, या कौन सा बनेगा, किस। अब बात करते हैं इसके बाद RH फैक्टर की। RH फैक्टर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीनर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने RH फैक्टर का ओरिजिन किया था। RH फैक्टर वाज प्रेजेंट इन rhesus monkey RBC मेम्ब्रेन, यानी जो वीनर वैज्ञानिक थे, वीनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैंड स्टेनर की मदद से सबसे पहले जो rhesus monkey था उसकी RBC की मेम्ब्रेन में देखा था कि एक एंटीजन उपस्थित है, और वो एंटीजन कौन सा था, वो था RH फैक्टर। RH फैक्टर के बारे में फिर उन्होंने और अध्ययन किया, स्टडी की, और स्टडी करने के बाद देखा कि जो इंडियंस होते हैं, ऑल इंडियंस में लगभग 97% इंडियंस में RH फैक्टर इज़ प्रेजेंट, यानी RH फैक्टर 97% इंडियंस में प्रेजेंट था। तो इन्होंने फिर कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, और ब्लड ग्रुप में इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो ब्लड ग्रुप में इसको शामिल किया, और इसके आधार पे ही पता लगाया कि किसका ब्लड ग्रुप कैसा है। जो RH फैक्टर होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव थे उसको उन्होंने पॉजिटिव कहा, जैसे कि A ग्रुप वाले व्यक्ति में यदि RH प्लस है, RH पॉजिटिव है, तो उसको A पॉजिटिव, जिसमें नहीं है तो A नेगेटिव। इसी तरीके से B पॉजिटिव B नेगेटिव, जैसा कि ऊपर हमने टेबल में देखा। अब इसमें भी ये था कि RH पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, जिस किसी व्यक्ति में RH फैक्टर पॉजिटिव है और सामने जो एक्सेप्टर या रिसेप्टर है, रेसिपिएंट है, उसमें भी RH पॉजिटिव है, तभी ब्लड का आधान यानी ब्लड चढ़ाया जाएगा, वरना ब्लड क्या होगा, क्लॉटिंग बन जाएगी और डेथ भी हो जाएगी। RH पॉजिटिव ओनली RH पॉजिटिव को दे सकता है, बट जो RH नेगेटिव फैक्टर वाले व्यक्ति हैं वो RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने क्लियर की। RH फैक्टर से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या नाम है इसका, ठीक से आप याद कर लीजिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि RH फैक्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी मदर में RH फैक्टर नेगेटिव है, कोई मदर है उसमें RH फैक्टर नेगेटिव है, जिसकी शादी हुई जिस व्यक्ति से यानी फादर है वो RH पॉजिटिव है, यानी किसी फीमेल की मैरिज किसी मेल से माइनस यानी RH फैक्टर नेगेटिव की RH फैक्टर पॉजिटिव से हो गई, तो जो इन्फेंट होगा
जो शिशु होगा उनका, उसमें RH पॉजिटिव फैक्टर पहुंच जाएगा। कहाँ से? फादर से उसके RH पॉजिटिव फैक्टर पहुंच जाएगा, या तो उसके एम्ब्रियो में और या फिर इन्फेंट में पहुंच जाता है। अब इसके बाद होता क्या है, यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे शिशु, ऐसे जो बच्चे होंगे वो हमेशा क्या होंगे? RH पॉजिटिव होंगे। उनकी माता RH नेगेटिव है, उनके पिता RH पॉजिटिव है। लेकिन जो डेवलपमेंट पीरियड होता है, एम्ब्रियो जब होता है तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट पीरियड होता है उसमें कुछ RBC जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जिनको कहते हैं, RBC होती हैं, वो अक्सर क्या होता है, फीमेल के ब्लड में पहुंच जाती हैं। और फीमेल के ब्लड में पहुंच जाती हैं किसकी? एम्ब्रियो की RBC फीमेल के ब्लड में पहुंच जाती है। चूँकि फीमेल के ब्लड में एंटीजन नहीं है, RH फैक्टर एंटीजन नहीं बनाता, एंटीजन नहीं है तो क्या होगा? उनको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि फीमेल का जो ब्लड है वो बना लेता है RH एंटीबॉडी, जब RH एंटीबॉडी बना लेगा तब जो ये एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में जब फीमेल का ब्लड पहुंचेगा तो उसकी जो रेड कार्पसेल्स यानी RBC है वो चिपकने लगती हैं। फिर से आप मेरी इस बात को सुन सकते हैं ध्यान से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट पीरियड में एम्ब्रियो के कुछ RBC प्रायः फीमेल के ब्लड में पहुंच जाते हैं। अतः क्या होता है कि जो फीमेल का ब्लड है उसमें RH एंटीबॉडी का सिंथेसिस होने लगता है। हर कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल के लिए सिंथेसिस बनाता है, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, यदि कोई अदर का आता है तो एंटीबॉडीज़ बनने लगती है हमारी बॉडी में। इसी तरीके से डेवलपमेंट पीरियड में क्या होता है, ये जो RH फैक्टर का जो शिशु है, RH फैक्टर के शिशु का कुछ ब्लड माता में पहुँचने लगता है तो फीमेल में जो RH एंटीबॉडीज़ हैं उसका सिंथेसिस होने लगता है। ये जो एंटीबॉडी है वो मदर के ब्लड में RH एंटीजन की एब्सेंस के कारण, क्योंकि RH नेगेटिव है वो माता, RH नहीं है तो माता को कोई हानि नहीं होती क्योंकि वो नेगेटिव है, उसको कोई हानि नहीं होती। लेकिन जब ये फीमेल के ब्लड के साथ एम्ब्रियो में पहुंचता है तो इसकी RBC कुछ चिपकाने लगता है और फिर होता क्या है, शिशु को कोई विशेष हानि नहीं होती है क्योंकि इस समय माता में RH एंटीबॉडी की थोड़ी सी ही मात्रा बन पाती है। लेकिन उसके बाद के जो भी प्रेगनेंसी या उसके बाद के कोई भी एम्ब्रियो आएंगे, उसके बाद के कोई भी संतान होगी वो RH प्लस होगी और उनमें इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। ये होता है RH फैक्टर से संबंधित एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का काम। तो ये मैंने आज आपको पूरा ब्लड ग्रुप क्लियर किया, ब्लड ग्रुप के बारे में समझाने का प्रयास किया। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को आराम से अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए।